जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक सेकंड शासक के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, तो सेकंड वीडियो हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। गुलाम वंश के सेकंड शासक इल्तुतमिश। वैसे अगर हम सेकंड शासक कहें तो आराम शाह रहे हैं। तो आराम शाह जो हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। कई इतिहास पुत्र लिखते हैं, कई इतिहास कहते हैं कि आराम शाह इल्तुतमिश के भाई थे। तो हमें इससे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानना है, क्योंकि आराम शाह से इसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हमें एक शासक के तौर पर समझें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना था, तो आराम शाह शासक बना था। तो आराम शाह जब शासक बना तो ये जब आराम ही फरमा रहे थे और आसपास के क्षेत्र में विद्रोह हो रहे थे। तो वहाँ जो इसके दरबार के अमीर इल्तुतमिश को बुलावा भेजते हैं कि आप आइए और राजपाट को संभालिए। तो इसमें क्या करते हैं, तो एक यहाँ से हम देखें तो आराम शाह को भी पता चल जाता है इसके बारे में कि इल्तुतमिश युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो आराम शाह अपनी सेना लेकर और इल्तुतमिश देखें तो पहले बदायूं का सूबेदार था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे हमने पढ़ा था कि ये इल्तुतमिश कि कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। तो इसमें जब दोनों सेना आती हैं, एक जमयद नाम का स्थान है, वहाँ पर इनका युद्ध होता है और इसमें विजयी रहता है इल्तुतमिश। तो यहाँ से हम देखें तो इल्तुतमिश इसमें विजयी हो जाता है। आराम शाह को वहीं युद्ध में इनको समाप्त कर दिया जाता है। तो हम देखें अब शासक बनते हैं इल्तुतमिश। तो इसका नाम देखें तो पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। जैसे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ समझा था चंद्रमा का देवता, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो अर्थ है वो है साम्राज्य का स्वामी। तो इसे ईश्वर की भूमि का रक्षक भी कहते हैं, और इसे उपाधि मिली थी अमीर उल उमरा। तो अमीर उल उमरा की मैंने बताया था जब खोखरों का पतन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का साथ देने के लिए वहाँ गए थे सेना में, तो यहाँ से इल्तुतमिश भी उनके साथ गए थे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि वहाँ खोखरों को काट काट कर झेलम नदी में फेंक दिया था। तो इसी से प्रसन्न होकर जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने उपाधि दी थी इनको अमीर उल उमरा की। तो आप ये इसके बारे में समझा। तो अब हम इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं कि ये गुलाम क्यों है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, आपको याद रखना है। तो इसमें कैसे इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही हिस्ट्री रही है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक अपने परिवार से बिछड़ गए थे और एक काजी ने उनको खरीद लिया था, और बाद में मोहम्मद गोरी ने। तो इसी तरीके से इल्तुतमिश की भी बैक हिस्ट्री रही है कि इल्तुतमिश को क्या किया था कि इसके भाइयों ने इसको बेच दिया था। तो भाइयों ने बेच दिया था तो इसको खरीदा था मोहम्मद गोरी ने। वैसे तो पहले एक व्यक्ति ने इनको खरीद लिया था, उसका अगर नाम आपको याद नहीं रखना है तो सिर्फ उससे पूछा जाता है। फिर उनसे, क्योंकि मैंने बताया था जैसे अगर कोई दास है तो उसके साथ ये नहीं है कि सिर्फ उससे काम ही लिया जाएगा, अगर वो कुछ सीखना चाहता है तो उसको सिखाया भी जाता था। और उस काल में अगर हम देखें सभी दासों को परीक्षण दिया जाते थे सेना के, तो इनको भी परीक्षण दिया जाता है इल्तुतमिश को, और यहाँ से एक योद्धा के रूप में ये निकलते हैं। तो इससे प्रभावित होकर क्या करते हैं, जो मोहम्मद गोरी हैं इसको पहले खरीद लेते हैं इस इल्तुतमिश को। लेकिन गोरी से खरीद लेता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर लेकिन ये दास किसका हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो आपको गोरी का नहीं समझना है, तो सिर्फ आप कहेंगे एग्जाम बुकों में भी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का ही मिलेगा। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। दामाद तो इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का निकाह किसके साथ किया था,
तो इल्तुतमिश के साथ किया था और इनकी पुत्री का नाम था शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान और इन्हीं के पुत्र थे जो हम देखेंगे आगे रुकनुद्दीन फिरोज, और आगे जब हम इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर हम देखें इल्तुतमिश के पिता का नाम तो इलम खान था और इनकी पत्नी का नाम था शाह तुर्कान, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। और इसकी और भी पुत्री थी जो पुत्री नहीं, पत्नी तुर्कान खातून। और इनकी जो संतानें देखें हम इल्तुतमिश की नसरुद्दीन, मोहम्मद, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मुइजुद्दीन, बहरम शाह। अगर आप ये चारों की चारों संतान देखें तो ये चारों की चारों जो इल्तुतमिश की संतान थी वो शासक बनी थी। और इसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट थी रजिया सुल्तान, जो कि एक महत्वपूर्ण शासिका के तौर पर जानी जाती है। तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में समझा, अब हम समझते हैं। और ये एक तुर्की थे, अगर हम इसके तुर्की थे, और इनका 2 वंश के नाम पर बताया जाता है फ्रेंड कि इसका वंश, कई आपको शमसी वंश भी मिल जाएगा कि इसका वंश शमसी वंश था, इसीलिए इसका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश रखा। और एक और वंश दिया जाता है कि ये इलवारी तुर्क थे। तो यानी इसका वंश शमसी वंश का ये इलवारी तुर्क था इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसको बारे में समझ गए। अगर हम देखें इसकी जो हमें इतिहास के बारे में कहाँ से इस इल्तुतमिश की किन ग्रंथों में इसकी चर्चा, इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है एक तबकात-ए-नासरी जो मिन्हाज-उस-सिराज के द्वारा लिखी गई, और एक है सियासतनामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सियासतनामा। तो इससे हमें इसके बारे में जानकारी मिली। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी निज़ाम उल मुल्क के द्वारा। सियासतनामा किसने लिखी थी, निज़ाम उल मुल्क। तो आपको याद रखना है इसका नाम, निज़ाम उल मुल्क के द्वारा लिखी गई थी सियासतनामा। फिर अगली देखें हम आदाब-उस-सलातिन। आदाब-उस-सलातिन फ़क्र-ए-मुदब्बर के द्वारा लिखी गई। तो इन 3 ग्रंथों से इल्तुतमिश के बारे में जानकारी मिलती है। आदाब-उस-सलातिन किसके द्वारा लिखी गई, फ़क्र-ए-मुदब्बर। तो इसका नाम लिख देते हैं हम, फ़क्र-ए-मुदब्बर के द्वारा लिखी गई आदाब-उस-सलातिन। जैसे मैंने बताया कि इल्तुतमिश को पहले मोहम्मद चुस्तकवा ने गोरी खरीदा, फिर गोरी ने, और गोरी से फिर बाद में किसने खरीद लिया था इसको, ऐबक ने। उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तो जैसा कि मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लेकिन ये लाहौर से उठाकर अपनी राजधानी बना लेते हैं दिल्ली। और इसलिए सल्तनत काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें कई बार बुकों में आपको ऐसा मिलेगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो इसमें आपको इल्तुतमिश मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो दिल्ली और लाहौर का ही शासक माना, यानी लाहौर उसकी राजधानी थी, इसलिए उसको उसमें काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर लाहौर का अगर हम देखें, दिल्ली का अगर हम देखें, तो फ्रेंड शासक के तौर पर हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कह सकते हैं। लेकिन अगर सुल्तान कहें कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। और इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर हम देखें इल्तुतमिश को सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि अगर हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतनी स्थायी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनका जो शासनकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 ही रहा, तो इतना स्थायित्व तो नहीं दे पाए थे ये। तो इसी कारण आपसे अगर संस्थापक पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक कौन था, तो वो था फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो ये है इल्तुतमिश। और ये ईश्वरी प्रसाद ने राइटर उसमें लिखा है।
तो ऐबक की मृत्यु से पहले अगर हम देखें तो पहले ये क्या था, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। और मैंने जैसा कि बताया कि इल्तुतमिश शासक कैसे बना था, तो आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश को साथ जुद का युद्ध हुआ था। जुद का एक स्थान है, वहाँ युद्ध हुआ था और इसमें इल्तुतमिश विजयी रहा था और इसलिए इल्तुतमिश शासक बनता है आगे चलकर। तो आगे देखते हैं हम और इसके जो हम देखें शमसी वंश का ये इलवारी तुर्क है। जैसे मैंने बताया कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश है ये शमसी वंश का इलवारी तुर्क था। इसमें जो प्रतिद्वंदी थे इसके, तो जैसे अगर हम देखें जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिद्वंदी थे तो वैसी ही स्थिति थी इसकी भी। तो स्थिति में देखें तो इसमें हम देखें तो इसके प्रतिद्वंदी देखें तो यल्दौज, कुबाचा और अली मर्दान, तो 3 इसके शासक थे। तो जो इसके प्रतिद्वंदी के तौर पर थे, तो इसमें यल्दौज क्या करते हैं, इसके क्षेत्र को अधिकृत कर लेते हैं इल्तुतमिश को। पहले तो क्या करते हैं फ्रेंड, मैं इसके बैकग्राउंड को समझाता हूँ। यल्दौज कहते हैं कि इल्तुतमिश को कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। तो थोड़े दिन के लिए इल्तुतमिश अधीनता स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कठिनाइयों से दौड़ रहे थे। तो इसलिए अब ये शासक बने ही थे, इसने स्थायित्व तो नहीं दे पाए थे, तो इसलिए पहले ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें बाद में इल्तुतमिश एक बन जाता है, अपनी सेना अच्छा स्थायित्व तो कर लेता है। फिर क्या करता है कि यल्दौज और इनके बीच में युद्ध होता है 1215-16 के बीच में, तराइन का तृतीय युद्ध। आपको याद रखना जैसे पानीपत में 3 युद्ध फेमस रहे हैं, तो इस तरह तराइन में भी 3 युद्ध हुए हैं। जैसे पहले 2 युद्ध थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में रहे थे, और एक तीसरा युद्ध, ये इस युद्ध को कई जानते नहीं हैं। आपको ये भी याद रखना है कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। 1215-16 में लड़ा गया था और इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और यल्दौज को इसमें बाद में मार दिया गया। तो ये यानी यल्दौज खत्म हुआ। फिर इसका सेकंड प्रतिद्वंदी था कुबाचा। तो कुबाचा क्या करते हैं, लाहौर और उसके बठिंडा पर अधिकार कर लेते हैं। इल्तुतमिश के बठिंडा क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो इससे परेशान होते हैं इल्तुतमिश, तो अपनी सेना लेकर यहाँ से इस पर आक्रमण कर देते हैं और इसके लाहौर और बठिंडा क्षेत्र को जीत लेते हैं। कौन, इल्तुतमिश। तो जीतने पर क्या करते हैं, संधि के लिए अपने पुत्र को भेजते हैं कुबाचा इल्तुतमिश, लेकिन जो क्या करते हैं इल्तुतमिश इनके पुत्र को बंदी बना लेते हैं। तो इससे परेशान होकर कुबाचा बहुत ही शोक में हो जाते हैं और ये सिंधु नदी में डूबकर ही आत्महत्या कर लेते हैं कुबाचा। तो यहाँ से हम देखें तो इसके जो पश्चिम साइड का जो इसके प्रतिद्वंदी थे दोनों खत्म हो जाते हैं। एक प्रतिद्वंदी रहता है इसका बंगाल के क्षेत्र में, जो बिहार बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ है अली मर्दान, जिसने पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये इसके टाइम में युद्ध कर देता है, यानी इनकी अधीनता में नहीं रहता। तो क्या करते हैं फिर इसको इल्तुतमिश अली मर्दान को हराते हैं और वहाँ शासक बना देते हैं हमासुद्दीन को। तो वहाँ के शासक के तौर पर हमासुद्दीन को संभालने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक इल्तुतमिश के जो इसमें हम देखें तो इसने अपने सभी तीनों प्रतिद्वंदियों को हरा दिया और एक सफल शासक के रूप में उभरता है। फिर ये करता है कई अभियान और जिनमें ये लगभग सफल ही रहता है। तो हम देखें तो पहला अभियान करता है रणथंभौर का वीर नारायण के खिलाफ। तो वीर नारायण के खिलाफ इसमें अभियान करता है 1226 में। तो ये इसको जीत लेता है, लेकिन थोड़े दिन बाद ही ये रणथंभौर किला है इसके बाद हाथ से निकल जाता है। आपको याद रखना है कि रणथंभौर किला सबसे पहले किसने जीता था, इल्तुतमिश ने, लेकिन बाद में ये हाथ से निकल गया था। जालौर अजमेर अभियान किया इन्होंने 1228 ईस्वी में। तो इस अभियान में भी ये सफल रहे
और अगला है ग्वालियर कालिंजर का अभियान, तो इसमें भी सफल रहे। और ये कब किया था? 1231 में, और वहाँ से लूट का अड्डा बना लिया था, इन्हें बहुत सा धन प्राप्त किया था। अनिलवाड़ में चालुक्यों से पराजित, जैसे कि हमने बताया था जो मोहम्मद गोरी है वो भी इनसे पराजित हुआ था, और कुतुबुद्दीन इसमें जीत गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इनको हराया था, लेकिन इल्तुतमिश फिर इनसे पराजित हो जाता है। फिर ये मालवा के क्षेत्र पर 1234-35 में अभियान करता है, उस क्षेत्र को भी जीत लेता है। लेकिन जब ये खोखरों के विरुद्ध अभियान 1236 में अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, जब ये तैयारी के लिए चलता है सेना लेकर, तो इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। तो इस तरीके से इल्तुतमिश की यहाँ मृत्यु हो जाती है। और अगर इसके काल में अगर और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें हम, तो इसके काल में एक चंगेज खान ने आक्रमण किया था इसके उत्तर पश्चिम पर। आप इसके उत्तर पश्चिम सीमा पर इसने जो था एक अभियान किया था। लेकिन ये फ्रेंड क्यों हुआ था, इसके पीछे हम सीमा देख लेते हैं। रीज़न क्या रहा था कि चंगेज खान और ख्वारिज़म शाह, अगर हम देखें ख्वारिज़म शाह के साथ मोहम्मद गोरी का भी युद्ध हुआ था, जिसमें ख्वारिज़म शाह जीत गया था। बहुत ही प्रभावशाली, जो मध्यकालीन का हम देखें मध्य एशिया का जो क्षेत्र था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो इसमें क्या करते हैं, चंगेज खां ख्वारिज़म शाह को हरा देते हैं। तो इनका पुत्र है, ख्वारिज़म शाह का पुत्र जियाउद्दीन अकबरी, वो शरण लेने के लिए भारत आता है इल्तुतमिश के पास। लेकिन इल्तुतमिश को पता है कि चंगेज खान बहुत ही शक्तिशाली शासक है। उसने बहुत से क्षेत्र, अगर हम देखें, बहुत सा एशिया, यूरोप, बहुत से क्षेत्र पर इसने अधिकृत कर रखा है, और बहुत ही शक्तिशाली शासक है चंगेज खान। और आपको पता होगा कि ये 1 करोड़ हत्याओं का जिम्मेदार माना जाता है चंगेज खान। यानी इस तरह किसी ने बहुत से युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। यानी इससे अगर देखें तो पूरा जो मध्य एशिया, यूरोप, सभी देश कांपते थे, इसलिए इससे युद्ध नहीं करना चाहता इल्तुतमिश। तो ये क्या करते हैं, जियाउद्दीन को वापस उसी सीमा पर छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि इसे पता था अगर चंगेज खान यहाँ भारत आ गया तो पूरे भारत को रोंद डालेगा। तो यानी ये इसके काल में हुआ था। अगर हम देखें इल्तुतमिश के कार्य के बारे में चर्चा करें, तो इल्तुतमिश के वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, तो एक तो इन्होंने इक्ता प्रथा चलाई, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये इक्ता प्रथा किसने स्टार्ट की थी, तो इल्तुतमिश ने। एक इसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया। ये क्या था, एक 40 सरदारों का गठन था, जिसके इसके जो निर्णय लेने के लिए प्रभावशाली थे, बहुत से इसके युद्धों में साथ देते थे। तो इसने एक तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें से चांदी का टका, तांबे का जीतल। आपको याद एग्जाम में पूछेगा कि चांदी का सिक्के का क्या नाम है, टका, और तांबे का जीतल। इसने सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के कारण इस नींव अगर हम देखें कुतुब मीनार की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही मंजिल बना पाए थे। तो इसकी 3 मंजिल और किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। यानी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। तो इसने एक और कार्य अगर हम देखें, इसने न्याय के लिए सिंह के गले में जंजीर किसने लगाई थी, तो इसका अर्थ क्या है फ्रेंड, इसके दरबार के आगे 2 शेर होते थे और उनमें घंटी होती थी। अगर कोई भी किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए, उन घंटियों को बजा दे तो उसके लिए तुरंत उसका न्याय किया जाता था। तो ये किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। लेकिन जंजीर से अगर आप पूछें, न्याय की जंजीर किसने लगाई थी, वो लगवाई थी फ्रेंड जहांगीर के। किस एग्जाम में क्वेश्चन इससे जहांगीर से ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर हम सिंह के गले में जंजीर किसने लगाकर न्याय की प्रथा स्टार्ट की थी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और न्याय के लिए इसने जो एक अधिकारी बनाया था वो अमीर दाद मुख्य अधिकारी बनाया था। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम उसके और देखते हैं कार्य। सुल्तानगढ़ी का मकबरा है वो इल्तुतमिश बनाता है। ये अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में बनाता है। तो आपको याद रखना है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के नाम के 2 शासक रहे, बाद में एक पुत्र है जो इसका बाद में नाम रखते हैं।
लेकिन एक नसीरुद्दीन नाम के बड़े पुत्र हैं। तो इनकी जब ये खोखरों के विरुद्ध उसमें अभियान देते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के क्षेत्र में, जो मंगोलों से आक्रमण करते हैं, सॉरी फ्रेंड। तो उसमें क्या है, नसीरुद्दीन की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो इसकी याद में जो इल्तुतमिश हैं वो क्या करते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाते हैं। और ये अपने पुत्र, बड़े पुत्र नसीरुद्दीन को ही ज़्यादा मानते थे और अगले शासक के तौर पर नसीरुद्दीन को ही घोषित किया था। लेकिन उसकी मृत्यु के कारण, और अगर इसके पुत्र देखें वो सभी कहें तो निठल्ले थे, अयोग्य थे। और बाद में जो इल्तुतमिश हैं अपनी पुत्री रजिया को अगले शासक के तौर पर घोषित कर जाते हैं। लेकिन उसके अमीर हैं वो उसे उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना देते हैं। उसकी हिस्ट्री हम आगे रजिया के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, और उसने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में, नासिरुद्दीन मोहम्मद, तो इसकी याद में बनाया था। और अगला देखते हैं फ्रेंड, इसने जो बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई थी। आप मैंने जैसे बताया कि ये शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, तो वहाँ उसने एक मस्जिद बनवाई थी, जामा मस्जिद। तो उसका नाम जामा मस्जिद है। तो कहाँ बनवाई, किसने बनवाई थी, बदायूं में इल्तुतमिश ने। इसने जोधपुर के अतारकिन दरवाजे का निर्माण करवाया। तो जोधपुर के अतारकिन दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। तो दिल्ली में इसने एक मदरसा बनवाया जिसे मुइज्जू भी कहा जाता है। मुइज्जू फ्रेंड, इसका नाम जो आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी का नाम अगर हम देखें तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। तो इसी के नाम पर इन्होंने एक मदरसे का निर्माण करवाया दिल्ली में, मुइज्जू। और अगर हम देखें इसके इतिहास की, मोहम्मद इल्तुतमिश की, तो इसने कई एक दो विद्रोह और किए थे फ्रेंड, मैं उनको भी बता देता हूँ। पिर्थू का विद्रोह किया था इन्होंने एक, तो पिर्थू का विद्रोह अवध क्षेत्र में है, इसका इसने दमन किया था। और इसको एक खलीफा हुए थे, एक उन्होंने उपाधि ली थी, खिलवत उपाधि। खिलवत उपाधि इन्होंने किसने दी थी से, जो अल मुंसिर बिल्ला ने इनको 1200 जब ये शासक बने थे, सुल्तान बने थे, तब इन्होंने उपाधि ली थी अल मुंसिर बिल्ला, जो एक अब्बासी खलीफा थे। ये भी आपको याद रखनी है, इसमें पूछा गया। तो सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। और ये किसने दी थी, अल मुंसिर बिल्ला ने। अल मुंसिर बिल्ला ने इसको उपाधि दी थी इल्तुतमिश को। और इसमें जो इब्न बतूता इतिहासकार रहे हैं, तो इन्होंने अपनी बुक में इसको एक न्यायप्रिय शासक माना है। तो न्यायप्रिय शासक किसे बताया गया है, इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने, देखो आप यहाँ से देखोगे, न्याय के लिए इसने सिंह के गले में जंजीर लगवाई थी, घंटी लगवाई थी। इसे और उपाधि दी गई सर जहांदार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अगर हम देखें तो इसे एक सर जहांदार का भी पद दिया था। सर जहांदार का अर्थ होता है फ्रेंड अंगरक्षक। ये जैसे हम देखें कोई प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसमें आती हैं। तो उसमें ये पद किसको दिया गया था, इल्तुतमिश को, सर जहांदार। इसकी ये आप याद रख सकते हो, सर जहांदार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।